मेरे अंदर एक इतनी खुशी प्रकट हो रही है कि ऐसा लगता है कि बेटी ने अपने साथ साथ मेरा भी नाम कर दिया। पेरेंट्स की जो है आत्मा गदगद हो जाती है ये सब देख के, बड़ा अच्छा लगता है। और ख़ासकर जब बेटी सफल होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। समाज में अभी इस तरह की विसंगतियां हैं कि लोग बोलते हैं कि आप शादी कब करेंगी। मतलब इनसे छोटी जो लड़कियां हैं उनकी शादी हो चुकी है। पता चला, इनके पापा जी से बात हो रही थी कि दो गोल्ड मेडल इनको मिले यूजी में भी और पीजी में भी। तो मेरे हिसाब से नोट्स ऐसे होने चाहिए एज इफ़ यू आर राइटिंग द आंसर्स। उसी नोट्स में आपके फ्लो चार्ट भी होना चाहिए, डायग्राम्स भी होना चाहिए, और जो भी पाई चार्ट वगैरह जो भी आप बना सकते हैं अपने मेंस के आंसर्स में, तो वो नोट्स में ही आप इंक्लूड कर दीजिए। तैयारी के दौरान आपको कौन कौन सी समस्या देखने को मिली, कंटेंट को लेकर, नोट्स को लेकर, और आपने उस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट किया था? हेलो दोस्तों, सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त डी के गौतम। तो आज हूँ मैं सतना के नागौद में। तो आज मेरे साथ हैं डीएसपी प्रिया पाठक, 2020 में चयन हुआ है। तो इनके पेरेंट्स भी मेरे साथ हैं, तो कुछ पेरेंट्स से भी जानने का प्रयास करें, क्योंकि स्टूडेंट्स का, बच्चों का पहला गुरु पेरेंट्स रहता है। माता पिता ही पहले गुरु रहते हैं, तो शुरुआत में वो संस्कार देते हैं। तो अंकल जी से भी जानेंगे, अंकल जी क्या करते हैं और क्या जर्नी रही, आपको कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले तो अंकल जी नमस्कार। नमस्ते भैया जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और रिजल्ट आने के बाद से मेरे अंदर एक इतनी खुशी प्रकट हो रही है कि ऐसा लगता है कि बेटी ने अपने साथ साथ मेरा भी नाम कर दिया इस सफलता से। रिजल्ट आने के दूसरे दिन बाद से ही बेटी के बधाई के लिए 4 से 5 दिन तक लगातार तांता लगा रहा, और लोगों को देख के इतनी खुशी होती है कि बच्चे इसी तरह से सफल हों, और पेरेंट्स की जो है आत्मा गदगद हो जाती है ये सब देख के, बड़ा अच्छा लगता है। और ख़ासकर जब बेटी सफल होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप क्या करते हैं अंकल जी? मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है यहाँ नागौद से 10 किलोमीटर दूर एक गांव में, वहाँ मैं टीचर हूँ। आप क्या कहना चाहोगे पेरेंट्स वगैरह के लिए? मैं तो सर यही कहना चाहूँगा पेरेंट्स को कि बच्चे यदि अच्छा कर रहे हैं जिस क्षेत्र में, उनको उसी क्षेत्र में जाने दें। ज़बरदस्ती दूसरी तरफ है उनको न मोड़ें, और उसी में उन बच्चों का सहयोग करें, तो उस क्षेत्र में बच्चे बहुत अच्छा कर ले जाएंगे जिस क्षेत्र में बच्चे जाएंगे। और ख़ासकर मैं बेटियों के विषय में ये कहना चाहूँगा कि बेटियाँ इस समय बेटों की अपेक्षा बड़ी ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करती हैं। तो यदि बेटी में काबिलियत है वो तो पेरेंट्स सब जानते रहते हैं, तो उस हिसाब से बेटी का भरपूर सहयोग करें और उसको पढ़ाई में किसी भी तरह की बाधा न आने दें, पूरी तरह से सहयोग करें। बाई दफ़े यदि थोड़ा सा, चूँकि अर्थ आज की मेन प्रॉब्लम है, तो यदि थोड़ा सा भी ऐसा है तो समाज को भी उस दिशा में सोचना चाहिए और उनका सहयोग करके, तो यदि ऐसा होता है तो बेटियां जो है बहुत अच्छा पढ़ लिख के और बहुत अच्छा नाम कर सकती हैं, अपने पेरेंट्स का नाम कर सकती हैं, अपने परिवार का नाम कर सकती हैं और समाज का नाम कर सकती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा। और बेटियां जब सफल होती हैं तो बड़ी खुशी होती है, और उस सफलता का एक जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। मुझको जो खुशी मिल रही है रिजल्ट आने के बाद, वो शायद है कि बड़ा अच्छा लग रहा है। हर एक माता पिता का सपना होता है हमारे बच्चे कुछ अच्छा करें। हाँ, हर माता पिता का सपना होता है कि हमारे बच्चे अच्छा करें, और जब बच्चे अच्छा करते हैं तो बड़ी खुशी होती है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई डीएसपी बनने पर। थैंक यू सो मच। तो ये कौन सा अटेम्प्ट था अपना? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है 2019 के बाद। जब रिजल्ट आया था आप घर पे थी या इंदौर में थी? मैं घर पे थी, और मैं अपने आप को फॉर्चुनेट भी मानती हूँ कि मैं जब रिज़ल्ट आया तो मैं घर पे ही थी। अच्छा। तो मतलब पापा का रिएक्शन देखा, फैमिली का रिएक्शन देखा,
तो वो एक बहुत एक अद्भुत घर पे एक्सपीरियंस था। किसने बताया रिजल्ट आया, आपको कैसे पता चला था? मेरे पास एक कॉल आया था, एक सीनियर है मेरे जेएनवी के, तो उनका कॉल आया था मेरे पास और उन्होंने मुझे बोला था कि आपका सिलेक्शन हो गया है। हालांकि ये नहीं पता था कौन सी पोस्ट पे हुआ है या क्या है। तो उन्होंने इतना बोला था कि सिलेक्शन हो गया है। फिर मैंने वेबसाइट पे जाके सिलेक्शन लिस्ट चेक की और शुरू में जो अनुपूरक सूची आई थी डेप्यूटी कलेक्टर्स की, तो उसमें मेरा नाम था और डीएसपी पे फिर सेकंड पोजीशन पे फिर मेरा नाम था। तो फिर मैंने वहाँ पे देखा और फिर लगा नहीं चलो डीएसपी अच्छा पद है। तो आपने फिर रिजल्ट के बाद किसको बताया था पहले? पापा तो साथ में ही थे और क्योंकि मम्मी नहीं थी घर पे, मम्मी अपने मायके में थी तो फिर मैंने उन्हें कॉल किया और फिर मम्मी को बताया। तो मम्मी तो नहीं, लेकिन नाना नानी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और फिर हो गया, मतलब पूरे गांव में उसी रात में मम्मी बता रही थी कि गांव में पूरा पता चल गया था। तो और सब भी बहुत खुश थे। तो मम्मी उस दिन आई थी कि दूसरे दिन आई थी? मम्मी दूसरे दिन भी नहीं आई मम्मी दूसरे दिन भी नहीं आई, फिर मम्मी तीसरे दिन आई थी। अच्छा जी। चलिए, प्रिया जी की मम्मी हैं, तो आंटी जी नमस्ते। 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 कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। जिस वक्त रिजल्ट आया था तो आप तो अपने पापा जी मम्मी के घर थे, साथ में थे। जी हाँ, वहीं तो आपको थे। पता चला उस वक्त कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मतलब इतना अच्छा लगा कि सारे मतलब पूरे गांव में खुशी का माहौल थे। आपको लगा नहीं कि अब बिटिया का सिलेक्शन हो गया तो वहाँ पे खुशी का माहौल है तो घर पे जाना चाहिए? 3 दिन बाद लौटी 3 दिन बाद लौटना हुआ आपका? हाँ, क्योंकि मतलब ये था कि वहाँ कले ही माता हैं। हाँ। तो उनके मुझे दर्शन करना था। मैं जब भी जाती हूँ वहाँ दर्शन करके आती हूँ। तो जब इसका शुक्रवार को रिजल्ट आया तो मैंने सोचा जाना चाहिए माता के यहाँ। तो मैं वहाँ गई थी, इसके पीछे मैं उस दिन नहीं आई, फिर दूसरे दिन आई हूँ, ये था। और क्या कहना चाहोगे आंटी जी आप प्रिया के बारे में? मैं बहुत अपनी बेटी के प्रति गर्व महसूस करती हूँ और सदा इसके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और ये डीएसपी पद पर रहकर और अच्छा काम करे। हाँ, देश की सेवा करे, बस मेरी यही कामना है। समाज में अभी इस तरह की विसंगतियाँ हैं कि लोग बोलते हैं कि आप शादी कब करेंगी। मतलब इनसे छोटी जो लड़कियाँ उनकी शादी हो चुकी है, तो बोल रहे थे आप कब कर रही हैं प्रिया की शादी। हमने कहा ये अभी पढ़ाई कर रही है और जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी इसके बाद सोचेंगे, और अभी तो पढ़ाई में लगी हुई है। तो इस तरह समाज में अभी फैला हुआ है। तो अभी भी सोच रहे हैं लड़कियों के प्रति कि जल्दी हम शादी कर दें और आगे पढ़ाई को रोक के, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि अब उनके बच्चे कोई सिलेक्शन होता तो पेरेंट्स को कितनी खुशी रहती है, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी इस टाइप से जागरूक रहना चाहिए। उनकी लड़की हो या लड़का, कोई भी हो। मेरा तो हर एक वीडियो में यही मैसेज रहता है, यदि वो प्रतिभाशाली है, पढ़ने में रुचि रखते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो उनको ज़रूर सपोर्ट करें। समाज में अभी जो विसंगतियाँ, जो समाज के लोग सोचते हैं, एक भावना है, कहीं ना कहीं उस सोच को बदलाव करना चाहिए। अब तो क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लड़कियाँ भी कुछ सभी जगह बहुत अच्छा कर रही हैं। तो प्रिया मैम की पूरा स्टोरी शेयर करेंगे, इनने कैसे तैयारी की थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है इनकी, और तैयारी को लेकर हम इनसे बात करेंगे। प्रॉपर पूरा इंटरव्यू, उन्हें नोट्स कैसे तैयार किए थे, कोचिंग कहाँ से की थी और कैसे यहाँ तक पहुँची, इनने तैयारी कैसे की थी और क्या स्ट्रगल रहा यहाँ तक आने में। और एक इंटरेस्टिंग जर्नी के बारे में और बताना चाहूँगा कि मुझे अभी पता चला, इनके पापा जी से बात हो रही थी कि 2 गोल्ड मेडल इनको मिले यूजी में भी और पीजी में भी। डबल गोल्ड मेडल मिलने की उसकी भी बधाई है। थैंक यू। ये अपना कौन सा अटेम्प्ट था? ये जो 2020 का ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। 2019 वाला पहला अटेम्प्ट था। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा? मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से किया है, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर। और मेरा मास्टर्स भी अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है पॉलिटिकल साइंस में, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से। और जैसा कि आपने बताया कि दोनों में ही मेरा गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ मैं, दोनों में ही। जी। तो आपने एमपीपीएससी की तैयारी कब से शुरू की थी? मैंने जो एमपीपीएससी की तैयारी है स्पेसिफिक, वो 2018 में शुरू की है। तो पीएससी में आने का कहाँ से मोटिवेशन मिला आपको?
स्टार्टिंग से तो ऐसा कुछ नहीं था कि पीएससी करना है। 12th के बाद मैंने सोचा ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो मैंने बायोटेक्नोलॉजी से बीएससी किया। और फिर क्योंकि ग्रेजुएशन टाइम पे ऐसा होता है कि काफ़ी टाइम खाली होता है, तो मैं फिर अपनी रीडिंग को मैंने काफ़ी डाइवर्सिफाई कर लिया था, न्यूज़पेपर्स पढ़ना, मैगज़ीन वगैरह पढ़ना, तो वो सब। और फिर फाइनल ईयर तक मुझे ऐसा लगने लग गया कि जो मेरा इंटरेस्ट है वो काफ़ी सारे फील्ड्स के नॉलेज गेन करने में है। और फिर आई थिंक जो एक क्वेस्ट फॉर नॉलेज था मेरे अंदर, तो आई थिंक दैट हैज़ अट्रैक्टेड मी टुवर्ड्स दिस फील्ड। फिर मैंने यूपीएससी की क्लासेस ली केएसजी इंदौर में, और वहाँ से मुझे गाइडेंस मिला, काफ़ी टीचर्स और काफ़ी मेंटर्स का सहयोग मिला, जैसे अपूर्व सर हैं और शांतनु सर हैं। तो ऐसे टीचर्स के मार्गदर्शन में मैंने पढ़ाई की। और फिर मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट भी दिया यूपीएससी में 2018 में। तो अनलकीली आई कुड नॉट गेट सिलेक्टेड इन द प्रीलिम्स इटसेल्फ। तो फिर मुझे लगा कि एमपीपीएससी में फिर मेरा रुझान ही एमपीपीएससी में एक्चुअली हो गया था, क्योंकि पहले अटैम्प्ट में मुझे काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेशन हुआ था। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया एमपीपीएससी के लिए प्रिपेयर करना। और क्योंकि तब तक लगभग जीएस के सब्जेक्ट्स तो ऑलमोस्ट कर लिए थे, क्लासेस में ही हो गए थे, और मैंने खुद से भी किया था। यहाँ तक आने के लिए सबसे पहला रहता है प्रीलिम्स। हाँ, तो प्रीलिम्स की आपने तैयारी कैसे की थी, उसे बताएंगे? क्योंकि ज़्यादातर लोग प्रीलिम्स में ही फेल हो जाते हैं। हाँ। जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी तो मैंने तो स्टार्ट पहले मेन से ही किया है। और प्रीलिम्स के लिए जब भी नोटिफिकेशन आया है कि इस डेट को अब प्रीलिम्स होना है, तो फिर मैं मेंस का सब छोड़ देती थी, और फिर मैं टेस्ट सीरीज़ मैंने लगा लिया। तो टेस्ट सीरीज़ में होता ये है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपको टेस्ट देंगे। हर एक डेली भी टेस्ट हो सकते हैं, एक दिन छोड़ के भी टेस्ट होते हैं, तो आप उस हिसाब से पढ़ते जाएं। सिलेबस के अकॉर्डिंग इससे होगा क्या कि आप खुद भी पढ़ते रहेंगे, आपके शॉर्ट नोट्स भी बनते रहेंगे, और साथ में साथ अपने आप को आप इवेल्युएट भी करवाते रहेंगे। जैसे आप टेस्ट देंगे, फिर आपको मार्क्स मिलेंगे, फिर आप नेक्स्ट टेस्ट में और मेहनत करेंगे। तो इस तरह से पूरा ये सब सारे काम हो जाते हैं। आप अपने आप को इवेल्युएट भी कर पाते हैं, आपके पास शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर होते जाते हैं, क्योंकि फैक्ट बेस्ड है बहुत। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि फैक्चुअल चीज़ें बहुत भूलती हैं। तो आपको ऐसा जो भी लग रहा है कि जैसे बहुत भूल रहा है मुझे, तो आप बिल्कुल लिख लें अपने नोट्स में और उसको रिवाइज़ कर लें। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। आप टेस्ट लगाते रहें और टेस्ट पेपर्स बिल्कुल दें, आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो। आई थिंक टेस्ट पेपर्स करना प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने यूपीएससी की तैयारी की थी शुरुआत से, यूपीएससी कोचिंग ली, पर उसमें कितना बदलाव देखने को मिला एमपीपीएससी और यूपीएससी में? चेंजेस तो बहुत सारे हैं। यूपीएससी के एग्ज़ाम और एमपीपीएससी दोनों ही एग्ज़ाम में बहुत चेंजेस हैं। जैसे कि डिमांड्स दोनों की बहुत अलग हैं, और ऑलमोस्ट सिलेबस जैसे जीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यूपीएससी थोड़ा सा एनालिटिकल ज़्यादा है और फैक्ट बेस्ड कम है, जबकि एमपीपीएससी फैक्ट बेस्ड है ज़्यादातर। और फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, नॉट ओनली इन द प्रीलिम्स बट ऑल्सो इन द मेंस। तो दोनों में ही आपको फैक्चुअल ही करना है। तो इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंस तो है दोनों में ही। और आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एमपीपीएससी के लिए भी प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो एमपीपीएससी के लिए आपको अलग से मेहनत करनी ही पड़ेगी। यूपीएससी कोचिंग की थी, उससे एमपीपीएससी में कितना फ़ायदा देखने को मिला? काफ़ी फ़ायदा देखने को मिला, क्योंकि एक जो फाउंडेशन है मेरा, तो मुझे लगता है कि फाउंडेशन एक रेडी हो गया था। और मुझे ये पता चल गया था कि सब्जेक्ट्स इतने सारे हैं, और एक बेसिक नॉलेज मुझे हो गया था पॉलिटी का, ज्योग्राफी का। तो जब एमपीपीएससी के लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो जो भी सिलेबस था, सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बनाना और उसको और कंपाइल करना, रिवीजन करना, तो इस तरह से फिर मुझे एक फाउंडेशन मेरा ज़रूर तैयार हुआ है यूपीएससी की प्रिपरेशन से। फिर आपको मतलब एमपीपीएससी कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी? नहीं, फिर मैंने एमपीपीएससी की कोई क्लासेस नहीं की हैं जी। और प्रिपरेशन के साथ ही, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि बहुत लंबी जर्नी होती है, आपको 3 स्टेजेस होते हैं, तो ऐसा होता है कि आपको सेल्फ इवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती रहती है टाइम टू टाइम। तो फिर मैंने टेस्ट ज़रूर लगाए थे, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, और फिर आई गॉट माई सेल्फ रिवैल्यूएटेड। तैयारी के दौरान आपको कौन कौन सी समस्या देखने को मिली, कंटेंट को लेकर, नोट्स को लेकर, और आपने उस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट किया था? कंटेंट को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। जो हम लोग का 19 वाला जो हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे, तो क्योंकि इंग्लिश मीडियम का कंटेंट बहुत कम है, और तो उसको ढूंढने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि जो पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ये तो स्टैंडर्ड बुक से कवर हो जाता है। जो एमपी है, एमपी का इंग्लिश मीडियम में उतना अच्छा कंटेंट नहीं रहता।
और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे एथिक्स है, एथिक्स में भी उतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलता है इंग्लिश मीडियम के लिए। तो फिर जैसे इंटरनेट का उपयोग करना और भी बाकी जैसे बाकी कोचिंग मटेरियल का भी बहुत ढूंढने से मार्केट में 1-2 कोचिंग का ही अवेलेबल होता था इंग्लिश का जो मटेरियल है। तो फिर उन सबको इकट्ठा करके और फिर उनसे मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे स्टार्टिंग में। ये जैसे आपने तो अब तैयारी कर ली है, सिलेक्शन भी हो गया, जी जी। उनके लिए ऐसे कौन से सोर्स हैं जहाँ से आपने कंटेंट इकट्ठा किया तो वो भी कर सकें? देखिए, सबसे पहले जो MPPSC के लिए इम्पॉर्टेंट है वो तो सिलेबस है। आप सिलेबस को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आप उस हिसाब से आप अपने जो बुक्स हैं उसको रखें और उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करें। तो जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है ही, और मैंने जो चूज़ किया था मध्य प्रदेश जीके के लिए मुकेश महेश्वरी सर की एक किताब है, तो मैंने उसको रेफ़र किया है। और हिंदी मीडियम की भी कुछ किताबें हैं, पुणेकर वगैरह, जैसे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो वहाँ से फैक्ट्स एक्सट्रैक्ट कर लिए। और भी जैसे किताबें हैं ज्योग्राफी के लिए, तो ज्योग्राफी के लिए GC लियोंग की एक अच्छी किताब है। NCERTs हैं, तो NCERT से आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही NCERTs वगैरह और जो बाकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे आप मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल, और फिर प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं उससे। करंट वगैरह कहाँ से पढ़ाता है? करंट के लिए जैसे 2 पार्ट है करंट में, एक तो नेशनल और इंटरनेशनल करंट का जो अफेयर्स हैं, तो उसके लिए मैंने स्पीडी रेफ़र की है। और जो MPGK है जो मोस्टली प्रीलिम्स के लिए बहुत क्रूशियल होता है, तो उसके लिए मैंने तथ्यबाण पढ़ा है। जी। आपको क्या लगता है कि MPPSC की तैयारी कितने टाइम में कर सकते हैं? अगर सीरियस कैंडिडेट्स हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 6-7 महीने की प्रिपरेशन भी बहुत है। अगर आप डेडिकेटली पढ़ाई कर रहे हैं और डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, आपको गोल बहुत क्लियर है, तो 6-7 महीने की पढ़ाई भी बहुत है MPPSC के लिए। और क्योंकि जैसे हम लोग के साथ भी ऐसा था कि एग्ज़ाम प्रोसीजर ही बहुत लंबा चल गया, जैसे 19 का भी अभी इंटरव्यूज़ नहीं हुए हैं, और जो ये 20 का रिज़ल्ट है वो भी 2023 में आ रहा है, तो ये प्रक्रिया बहुत लंबी है। तो एक तरह से मैं कहूँगी कि अपने आप को सस्टेन रखने के लिए पेशेंस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आपको होप नहीं छोड़नी है। और ये तब होगा जब आपको ये पता होगा कि आप क्यों करना चाह रहे हैं सिविल सर्विसेज। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वो क्यों करना चाह रहे हैं, तो एक वाई फैक्टर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि मेरे साथ भी जो वाई फैक्टर था मेरा, वो इम्पॉर्टेंट था, वो बहुत ज़रूरी था। मुझे क्लियर था कि मुझे ये क्यों करना है, तो शायद मैं इसीलिए इस लंबे समय तक मैं सस्टेन भी कर पाई। एक टाइम को लेकर रहता है कि कितने घंटा पढ़ना चाहिए, और आपने कितने घंटा तैयारी की थी? मेरे हिसाब से नंबर ऑफ़ आवर्स उतने मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन तो आप ग्रेजुअली शुरू करें। अगर आपका 1 घंटा मन कर रहा है आप 1 घंटा पढ़ें, फिर आप धीरे धीरे होगा ये कि अपने आप ही आप 3-4 घंटे पढ़ने लग जाएंगे। और अगर आप और लंबे समय तक पढ़ते हैं तो फिर वो धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ़ आवर्स आपके ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। तो ऐसे सेट करके आई थिंक नहीं पढ़ना है कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। अगर आप एक गोल बना लेते हैं कि मुझे दिन में इतना कंप्लीट करना है, तो फिर वो 6 घंटे में भी ख़त्म हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। तो अगर आप उसी मटेरियल को आप 4 घंटे में पढ़ सकते हैं और उसी मटेरियल को आप 8 घंटे में पढ़ सकते हैं, जैसी आपकी एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी होगी। स्टूडेंट्स को टाइम को लेकर समस्या रहती है कि टाइम पर पेपर नहीं कर पाते, टाइम कैसे मैनेज किया आपने? आपको भी रही क्या समस्या इस टाइप से? हाँ, स्टार्टिंग में जब आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली क्योंकि कंटेंट एकदम कंडेंस नहीं हो पाता है शुरू में जब हम प्रिपेयर करते हैं, तो टाइम का जो मिसमैनेजमेंट है वो बिल्कुल होता है। लेकिन वो ग्रेजुअली वो फिर ठीक हो जाता है जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आई थिंक प्रैक्टिस में भी ऐसा है, 2 टाइप में आप डिवाइड कर लीजिए अपनी प्रैक्टिस को। आप टेस्ट सीरीज़ भी लगा सकते हैं और सेल्फ भी आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं टाइम टू टाइम। तो उसके लिए फिर अगर आप खुद से टेस्ट लिख रहे हैं तो फिर आप टाइमर लगा के करें। तो जैसे मैं 2019 का जब हम लोग प्रीलिम्स मेंस लिख रहे थे, तो उस टाइम पे मैं यही करती थी कि जब भी मैं लिखती थी तो टाइमर लगा लेती थी। तो 4 मिनट में मेरा आंसर कंप्लीट होना ज़रूरी होता है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर मैं स्किप कर देती थी उसको। आधा अगर लिखा है तो मैं आधा ही छोड़ देती थी और मैं नेक्स्ट में बढ़ जाती थी। तो इससे होता ये है कि आप फिर नेक्स्ट टाइम जब आप टेस्ट देंगे तो वो पूरा सबकॉन्शियस में आपके रहता है कि नहीं, मतलब बहुत टाइमली कंप्लीट करना है, तो टाइम पे टेस्ट पेपर्स फिर कंप्लीट हो जाते हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार की थी, और शॉर्ट नोट्स तैयार करने का क्या तरीका रहा आपका?
जैसे स्टार्टिंग जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सडनली नोट्स मेकिंग में नहीं जाना है। आई थिंक मेरे हिसाब से मतलब ऐसा है कि आप जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हैं तो उसको पहले अच्छे से किताब के थ्रू पढ़ें, आप एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें और फिर उसके बाद सिलेबस देखें, सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर अपने नोट्स बनाएं। और क्योंकि जो 2020 का मेंस है उसका पैटर्न ही एकदम चेंज हो चुका है, तो शॉर्ट नोट्स में फिर ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरह के आंसर्स आपको लिखने हैं फाइनल एग्ज़ाम में। तो क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं, 11 मार्कर हैं, 3 मार्कर हैं, तो आप उस हिसाब से अपने नोट्स भी बनाएं। तो मेरे हिसाब से नोट्स ऐसे होने चाहिए एज इफ़ यू आर राइटिंग द आंसर्स। उसी नोट्स में आपके फ्लो चार्ट भी होना चाहिए, डायग्राम्स भी होना चाहिए, और जो भी पाई चार्ट वगैरह जो भी आप बना सकते हैं अपने मेंस के आंसर्स में, तो वो नोट्स में ही आप इंक्लूड कर दीजिए। तो शॉर्ट नोट्स, और फिर इस तरह से रहना है कि कोई टॉपिक है तो कोई भी टॉपिक अगर आप उठा रहे हैं, जैसे इम्पैक्ट ऑफ कास्टिज़म इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये टॉपिक दे रखा है पॉलिटी में, तो अगर आप ये टॉपिक पे बना रहे हैं तो 11 मार्क के हिसाब से आप इसको लिख के रख लें कि अगर वो 5 मार्क में भी आए तो आप लिख सकें, 11 में आए तो भी आप लिख सकें। और जैसा अगर थोड़ा सा डिफरेंट, जैसे आपको आंसर्स अपने इनरिच करने हैं, कंटेंट थोड़ा आपको चाहिए कि थोड़ा दूसरों से अलग रहे, तो फिर आप स्टेटमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने जब इस टॉपिक्स के मैं पॉलिटी के नोट्स बना रही जो अलग से ऐड हुए हैं 2020 के एग्ज़ाम में, तो उसमें ये टॉपिक है और उस पर फिर मैंने एक स्टेटमेंट भी रजनी कोठारी का था कि इंडियन पॉलिटिक्स इज़ कास्टिस्ट एंड कास्ट इज़ पॉलिटिसाइज। तो इसी मतलब ये मैंने इंट्रोडक्टरी लाइन ही लिखी थी उसमें नोट्स में, तो आप इस तरह के अपने नोट्स में ही इंक्लूड कर लीजिए। कोई भी स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी के इतने स्टेटमेंट्स हैं एथिक्स के लिए, आप लिख के रख लें। और जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, क्योंकि पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनके भी आप स्टेटमेंट्स कुछ लिख के रखें और उसको मेमोराइज़ करते रहें, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप एक अच्छे इंट्रोडक्शन के तौर पे उनके स्टेटमेंट के साथ आप आंसर स्टार्ट कर सकें अपना। हिंदी को लेकर आपको क्या समस्या आई थी? हिंदी के पेपर की कैसे तैयारी की थी? क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम से, तो इंग्लिश मीडियम में के स्टूडेंट को हिंदी में समस्या आती है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है मेरा। हाँ। मुझे हिंदी भी उतनी ही पसंद है जितने बाकी सब्जेक्ट्स पसंद थे। हाँ, तो हिंदी में भी मेरे पास नोट्स थे हिंदी के, और जो कुछ एडिशनल करना था तो वो मैंने खुद से किया, और बाकी स्टडी मटेरियल जो भी अवेलेबल था तो मैं उसको ऐड ऑन करती जा रही थी अपने नोट्स में। तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं गई है हिंदी पढ़ने में और हिंदी का एग्ज़ाम देने में। तो और हाँ, निबंध में थोड़ा सा रहता है कि आपके जो जीएस के टॉपिक्स हैं, तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एक, मुझे लगता है एक एज है निबंध के पेपर में, क्योंकि जो वो जीएस में पढ़ते हैं वो इजीली वो कन्वे कर पाते हैं एसए के पेपर में भी। और हम लोगों को थोड़ा ये होता है कि ट्रांसलेशन में बहुत टाइम लग जाता है, कि जो भी जीएस के सब्जेक्ट्स हैं उनको हम डायरेक्टली नहीं, पहले हम ट्रांसलेट करते हैं उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, फिर हम लिखेंगे। तो ऐसे में ज़रूर मतलब मैंने टॉपिक वाइज कुछ ऐसे अपने पास लिख के रख लिए थे, ताकि मुझे एकदम से प्रॉब्लम ना जाए ऐसे लिखने में। एक आपने आंसर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या क्या किया था, और कौन कौन सी चीज़ें जो महत्वपूर्ण है जिसको ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो अवॉइड पैराग्राफ, बिल्कुल पैराग्राफ अवॉइड करें, और इज़एमआर का प्रयोग जितना कम हो सकता है उतना करें। टू द पॉइंट आंसर लिखें, और रे डायग्राम का बिल्कुल यूज़ करें, और हर एक आंसर में कोशिश करें कि बहुत क्रिस्प लिखा जाए, जो पूछा है वही लिखा जाए, क्योंकि 5 मार्कर के अब रिक्वायरमेंट जो ऐसा है, क्योंकि 7 से 8 लाइन ही प्रोवाइडेड है, तो उसमें मेरे हिसाब से अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे 2020 के मेंस में क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक प्रिंसिपल्स ऑफ नीति आयोग ऐसा क्वेश्चन था, तो उसमें आप बिल्कुल टू द पॉइंट लिखें। नीति आयोग क्या है उसको ही 3-4 लाइन में आई थिंक नहीं लिखना है। पहले तो आप एक लाइन में नीति आयोग अगर फुल फॉर्म लिख सकते हैं तो फुल फॉर्म लिख दें, या फिर उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्टरी लाइन, लेकिन इट शुड बी जस्ट 1 लाइन। और फिर उसके बाद आप प्रिंसिपल्स लिख दें, और प्रिंसिपल्स के साथ भी जैसे नीति आयोग एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करता है कंट्री में, तो आप इस तरह के पॉइंट जो कुछ इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं, कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, उसको आप इंक्लूड करें इन हाउ अपने आंसर्स में, तो दैट विल मेक योर आंसर बेटर फ्रॉम दी अदर्स। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रूरल एरिया से आते हैं, या फिर कुछ छोटे शहर से कोचिंग करने में सक्षम नहीं है, वो नहीं जा सकते वहाँ तक, तो क्या वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, और उनके लिए कुछ टिप्स रहेंगे आप? बिल्कुल कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी से भी एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है, और क्योंकि अभी दिस इज़ द ईयर ऑफ सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया का जितना पॉजिटिव से पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं,
तो आई थिंक इसका बिल्कुल सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए, क्योंकि अभी ऑनलाइन टीचिंग बहुत है, एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप बिल्कुल वहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी लगा सकते हैं। तो आप बिल्कुल बिना कोचिंग के भी, सेल्फ स्टडी करके भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। इस सिविल सर्विस की जर्नी में इतना टाइम लगता है, अपने आप को कई बार स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट होना, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कभी कभी किसी को घर में भी प्रेशर रहता है, बिल्कुल, तो रिलेटिव से भी प्रेशर रहता है। हाँ बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को आपने कैसे मैनेज किया था? देखिए, क्योंकि जर्नी लंबी है, 3 स्टेजेस में तो पेपर ही है, तो इसके लिए डीमोटिवेशन होना कुछ नई बात नहीं है, बिल्कुल होगा। और मैंने आपको जैसे बताया कि आपका वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और अगर डिमोटिवेशन होता है तो आप मुझे तो सबसे ज़्यादा जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स रहे हैं वो मेरे पेरेंट्स रहे हैं। तो उन्होंने डिमोटिवेशन जब भी होता था, आई यूज़ टू टॉक टू माय फादर, माय मदर, एंड दे ऑलवेज मोटिवेटेड मी कि नहीं, इतने दूरी तक आप आए हो तो आप बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं हो सकते, थोड़ा बस और आगे मेहनत करनी है और आप कर जाओगे। तो एक ये पॉजिटिव बातें जो होती हैं वो आपको बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं। तो अपना सर्कल भी इस तरह से रखें जो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देता हो। आपको ये ना बोले कि कुछ और ट्राई कर लो, इतना टाइम लग रहा है तो कुछ और देख लो, क्योंकि अगर आप इतना लंबा समय इस जर्नी में देते हैं तो फिर वापस पीछे हटना बहुत मुश्किल होता है। तो अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंडेड रखें जो आपको मोटिवेशन देते रहें और पॉजिटिव बातें करें आपके साथ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक। एक और बात कि मैं हर एक वीडियो में जो बोलता हूँ, हाँ, कि आप गर्ल्स के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? गर्ल्स को तो मेरा मैसेज यही है कि बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। इट डज़ नॉट मैटर वेदर यू गो इन टू द सिविल सर्विसेज, इट शुड बी एनी फील्ड, एंड वट एवर फील्ड यू चूज़ यू एक्सेल इन इट। और होप तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, और किसी की भी नहीं सुनना है। अगर आपने कोई सपना देखा है, कोई ड्रीम देखा है, और अगर वो अलाइंड है आपकी फैमिली के लिए भी, आपके लिए भी, आप बिल्कुल उसे परस्यू करें। आपको क्या अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से भी मैसेज कर सकते हैं। प्रिया जी के नोट्स मैं कुछ टेलीग्राम में डेमो PDF के तौर पर डाल दूंगा, तो वहाँ पर देख सकते हैं इन्हें किस टाइप से नोट्स तैयार किए थे। तो आप भी अपने नोट्स उस टाइप से बना सकते हैं, सोर्स ऑफ कंटेंट इकट्ठा कर सकते हैं। और कुछ टेस्ट सीरीज़ की भी कॉपी मैं आपको शेयर कर दूँगा, ये कैसे लिखते थे, आंसर राइटिंग इन्हें कैसे की थी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।